हिलियम की क्रोम एक्सटेंशन में एक और यूटिलिटी है जिसका नाम है प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर। जब भी आप प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो अल्टीमेटली आप जो सारी की सारी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, इसका मकसद यही होगा कि आप कुछ प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट करें कि आपने मार्केट वायबिलिटी चेक कर ली और उसके बाद आपने एक प्रोडक्ट भी आइडेंटिफाई कर ली जिसको आप पिक करेंगे और उसमें आप काम करना चाहेंगे। तो देन आपको ये डिसीजन लेना होंगे कि आया वो प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल है भी या नहीं भी। तो प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को असेस करने के लिए हिलियम की क्रोम एक्सटेंशन में एक टूल अवेलेबल है जिसका नाम है प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर। प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर को आप तीन तरीकों से रन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो आप कोई सर्च परफॉर्म करेंगे। फर्ज करें कि आप गार्लिक प्रेस एक सर्च परफॉर्म करते हैं तो अगर तो आपके पास हिलियम की क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है तो इसमें जब ये लोड हो जाएगी आपके सामने तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगी जिसको यूज करते हुए आप प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर को रन कर सकते हैं। इस पेज को आप पूरा लोड होने दें, उसके बाद ये आपके सामने एक ऑप्शन शो होगी। यहाँ पे ये आपके पास आ रही है कैलकुलेट फी। हर थंब के अंदर आपके पास ये ऑप्शन आ रही है कैलकुलेट फी की। इसको मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ, कैलकुलेट फीस की। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो ऊपर वाला जितना एरिया आ रहा है आपके सामने, ये आपको उसी सूरत में शो होगा अगर आपके पास हिलियम की क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है, अदरवाइज ये शो नहीं होगा आपको। तो एक तरीका तो आपके पास रन करने का ये है कि आप प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर को यहाँ से कैलकुलेट फी का बटन दबाएं और इसको रन कर लें। जब आप इसको रन करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा रिजल्ट को पॉपुलेट करने में, और रिजल्ट्स जब आपके सामने आ जाएंगे तो इस तरह से आपके सामने लोड होंगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर आपको एक पूरा ओवरव्यू देता है, एज्यूमिंग कि ये जो प्रोडक्ट जिसके ऊपर आपने कैलकुलेट फी रन की है आपकी प्रोडक्ट इसी से मिलती जुलती होगी, और उस सूरत में आप इसको यहाँ पे इसको देखेंगे। ये ब्रेकअप हम लोग थोड़ी देर बाद देखते हैं, पहले हम लोग ये देखते हैं कि हम प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर को रन कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहली ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आपके पास एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है तो आप कोई भी क्वेरी करेंगे, क्वेरी करके हर क्वेरी में जो थंब आएगा प्रोडक्ट का उसमें यहाँ पे ये कैलकुलेट फी का बटन आएगा। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप यही फर्ज करें इसी प्रोडक्ट के ऊपर आप कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर को रन करना चाह रहे हैं, तो आप इसको क्लिक कर लेंगे। तो क्लिक करके यहाँ पे आपके सामने डिटेल पेज लोड होगा इसका, और जब ये डिटेल पे आपके सामने लोड हो जाएगा तो आप क्रोम एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करके थोड़ा सा टाइम लेने के बाद ये प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर आपके सामने इनेबल हो जाएगा और आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अगेन वही आपके सामने लोड हो जाएगा। तीसरा तरीका इसको रन करने का ये है कि आप डिटेल पेज में जब आपके पास क्रोम एक्सटेंशन रन हो जाएगी, इंस्टॉल्ड हो जाएगी, तो उसके बाद आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये जो आपके सामने पूरे का पूरा ब्लॉक आ रहा है ये आपके पास उसी सूरत में आएगा अगर आपके पास क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है हिलियम की। अगर तो क्रोम एक्सटेंशन आपके पास इंस्टॉल्ड नहीं होगी तो ये आपके पास स्क्रीन नहीं आएगी। तो आप चाहें तो यहाँ से भी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर को रन कर सकते हैं। अब ये प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर आपके सामने रन हुआ तो इसमें एज्यूम हम लोग ये करते हैं कि अब क्योंकि अभी आपकी प्रोडक्ट तो लिस्ट नहीं हुई होगी, एजम्पशन यही है कि आप इसी प्रोडक्ट को आपने फाइनलाइज किया, मार्केट वायबिलिटी चेक हो गई, प्रोडक्ट वायबिलिटी चेक हो गई और आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं भी इसी प्रोडक्ट में काम करूंगा। तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि इसका जो डायमेंशन है, डायमेंशन आपकी बहुत सी फीसिस को तय करेगी, तो वो आपके सामने उसकी डायमेंशन लोड कर देगा। ये डायमेंशन आपके सामने, आप अगर इसको थोड़ा सा यहाँ पे अगर ये पेज आपके सामने नीचे से स्क्रॉल डाउन हो तो नीचे जब आप पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे ये डायमेंशन आपको यहाँ पे भी शो कर रहा है। आप इसको अगर प्रोडक्ट डिटेल पेज में चल जाएं तो नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल कर लें तो आपके सामने यहाँ पे ये प्रोडक्ट आ गया, ये इसकी डायमेंशन आ गई। तो हम लोग दोबारा इसको रन करते हैं। डायमेंशन आपकी क्या है, डायमेंशन को भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। डायमेंशन आपकी
जो कार्टन प्रोडक्ट की डायमेंशन, यहाँ पे तो ये प्रोडक्ट डायमेंशन मेंशन है आपकी, तो अगर आप इसको अलग अलग देखें तो आपकी ये इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ये आपके 3 एरियाज हैं, इसको आप लेंथ कहेंगे और इसको आप हाइट कह लें और इसको आप प्रोडक्ट की डेप्थ कह लें। ठीक है, तो जो भी आपकी प्रोडक्ट होती है उसकी 3 डायमेंशन होती हैं। अगर मैं यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ करूँ तो ये आपका एक कार्टन जो है वो इससे मिलता जुलता एक कार्टन आपका होता है यूजुअली। ये थोड़ा रफ सा है, तो इसमें आपकी एक तो उसकी होगी हाइट, एक उसकी हो गई डेप्थ हो गई, और एक उसकी जो तीसरी डायमेंशन होगी उसकी डेप्थ को शो करेगी। तो एक लेंथ आ गई उसकी और एक उसकी हाइट आ गई और इसकी डेप्थ हो गई। तो यहाँ पे ये आइटम की डायमेंशन आपके सामने आ रही है। तो ये डायमेंशन ही आपको जो आपके स्टोरेज के चार्जेस होंगे वो भी, और शिपिंग के चार्जेस भी होंगे वो भी इसी से डिटरमिन होंगे। दोबारा हम लोग रन करते हैं इसको, प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर को, देखते हैं कि हमारे पास क्या नंबर्स आते हैं और उन नंबर्स को हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर को आप यहाँ से चेक कर लें तो सबसे पहले जो आपके पास ब्लॉक आ रहा है वो आपको बता रहा है इसकी डायमेंशन। ये डायमेंशन आपकी इंचेस में है, लेंथ इनटू, अगर आप इसके ऊपर माउस लेके जाएं, प्रोडक्ट लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, ये 3 आपकी मेजरमेंट है। आई एन आपको ये बता रही है कि ये इंचेस में मेंशन्ड है। देन उसके बाद आपके पास नीचे है वेट, ये आइटम का ओरिजिनल वेट है जो कि 0.69 lbs है। आउटबाउंड शिपिंग वेट जो है वो आपका, क्योंकि ये डायमेंशन जो ऊपर आपके पास आ रही है ये प्रोडक्ट की डायमेंशन है, और नीचे जो आउटबाउंड शिपिंग आपकी आए, शिपिंग वाला वेट आ रहा है आपका, वो आपका वो वेट है जो कि पैकिंग के बाद आपको चार्ज होगा। तो क्योंकि ये जो डायमेंशन ऊपर मेंशन है ये तो एग्जैक्ट प्रोडक्ट की है, तो इसके बाद आपकी पैकेजिंग भी आएगी, तो जब पैकेजिंग आपकी शामिल हो जाएगी तो फिर आपकी आइटम का वेट जो है वो डिफरेंट निकल सकता है। डिफरेंट इस तरह से निकल सकता है कि एक तो जो आपका जो भी प्रोडक्ट का वेट होगा उसमें आप यहाँ पे इसको कर लें कि आपका यहाँ पे ये एडअप हो जाएगा पैकेजिंग वेट प्लस, तो अगर आप इसको इस तरह से देखें तो आपका आइटम का वेट प्लस पैकेजिंग वेट आ जाएगा। लेकिन जो आपका वेट, जो वेट आपको चार्ज होता है वो सिर्फ आपका टोटल वेट ही सिर्फ आपको चार्ज नहीं होता। वेट आपका 2 तरह से चार्ज किया जाता है आपको। एक तो ओरिजिनल वेट है आइटम का, फर्ज करें इस आइटम का वेट ही 0.69 है और इसमें अगर हम 10 ऑन्सेस मजीद ऐड कर लें उसके पैकिंग के भी, तो अबाउट ये जो है ना 1 lbs के करीब चला जाएगा। लेकिन जब आप शिपिंग करते हैं तो शिपिंग कंपनी आपको सिर्फ वेट के ऊपर चार्ज नहीं करते, वो आपको 2 तरह से चार्ज करते हैं। एक तो ओरिजिनल आइटम वेट, आइटम की जगह आप इसको पैकेज वेट ये होगा, या फिर आपको डायमेंशनल वेट चार्ज करते हैं। इन दोनों में से जो हाई होता है वो आपको चार्ज किया जाता है। पैकेज वेट तो वही आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप जो भी आप वजन करते हैं किसी चीज का, मतलब आप किसी वेट के ऊपर रखते हैं, 1 किलो या 2 किलो आता है उसका, तो वो आपके सामने आपको क्लियर होता है कि इसका पैकेज का वेट तो इतना आ गया। यहाँ पे जब हम लोग इसको वेट को मेंशन करेंगे तो हम लोग एलबीएस को यूज करेंगे, पाउंड्स को यूज करेंगे एज ए यूनिट, हम केजी को यूज नहीं कर रहे यहाँ पे। तो वेट तो आपके सामने आ गया, लेकिन डायमेंशनल वेट निकालने के लिए आपको फिर डायमेंशनल वेट आपका उसका एक फार्मूला है। वो आपका फार्मूला ये है कि आप करते हैं लेंथ, अगर आपका इंचेस में मेजरमेंट है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट और डिवाइडेड बाय 139, इससे आपका आइटम का जो है वो डायमेंशनल वेट निकल आता है।
तो अगर तो आपका फर्ज करें कि डायमेंशनल वेट ज्यादा हो आइटम के ओरिजिनल वेट से, तो आपको वो चार्ज किया जाता है। यहाँ पे अगर हम कैलकुलेटर रन करके देखें और इसमें देखें कि हमारे पास कोई क्या फिगर आती है, तो आपके सामने मैं कैलकुलेटर रन करता हूँ और कैलकुलेटर पे हम लोग इसको रन करके देखते हैं कि हमारी जो डायमेंशन थी वो डायमेंशन हमारी आपके सामने पूरी स्क्रीन पे शो करता हूँ मैं। और यहाँ पे जो डायमेंशन हमारे पास थी इसकी वो थी 8.2 इंटू 3.9 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 139। तो ये आपका 0.25 वेट कैलकुलेट कर रहा है। तो अगर तो ये आपका ज्यादा होता आपके इस वेट से, ओरिजिनल आइटम के वेट से, तो शिपिंग कंपनी आपको वो वाला वेट चार्ज करती। अगर ये वेट आपका इससे ज्यादा होता तो शिपिंग कंपनी आपको वो चार्ज करती। सो आपको जो वेट होगा वो दो तरह से चार्ज होता है, या तो आपका आइटम का ओरिजिनल वेट होगा या फिर आपका डायमेंशनल वेट होगा, यानी कि जितनी जगह आपकी आइटम घेरेगी। तो अगर आपकी आइटम ज्यादा जगह घेरेगी प्लेन में या कंटेनर में, तो फिर आपको उसके हिसाब से चार्ज किया जाएगा। तो इसमें ये वेट आपका इस तरह से काम करता है। और जो आपकी आइटम का यहाँ पे डायमेंशन है, उस डायमेंशन से आपका ये साइज टियर डिटरमिन हो रहा है। अमेजोन में कुछ साइज टियर्स हैं और वो साइज टियर्स के हिसाब से आपको चार्जेस करते हैं, एफपीए फीस वगैरह। तो आप अगर वो साइज टियर आपने देखने हो तो यहाँ पे आपके पास एक लिंक अवेलेबल है, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं कि ये आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट साइज टियर है और यहाँ पे आपको डिटेल वो प्रोवाइड कर रहे हैं कि मुख्तलिफ साइज टियर में वो आपके साथ क्या डीलिंग करते हैं। इसी तरह ये फुलफिलमेंट फी स्टैंडर्ड साइज टियर में अमेजोन की फुलफिलमेंट फी ये है, और स्मॉल स्टैंडर्ड में ये है, लार्ज स्टैंडर्ड में ये है। तो ये आप पूरा इसका ब्रेकअप यहाँ से देख सकते हैं और इसको यूटिलाइज कर सकते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। आपको एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आप यहाँ पे इस लिंक पर जाएं और मैनुअली कैलकुलेट कर लें, लेकिन आपके पास ऑटोमेटेड कैलकुलेटर अवेलेबल, आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर अवेलेबल है, और दूसरा आपके पास अमेजोन के अपना भी एक अवेलेबल है जिसको एफबीए कैलकुलेटर कहते हैं। तो एफबीए कैलकुलेटर को भी आप यूज कर सकते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर को भी यूज कर सकते हैं। जनरल स्काउट में भी एक टूल अवेलेबल है आपके पास, उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। इसमें ज्यादा अथेंटिक जो समझा जाएगा वो आपका अमेजोन का एफबीए कैलकुलेटर समझा जाएगा, जो कि आपको बिल्ट इन इसके अंदर मिलेगा और उसको भी हम लोग लेटर ऑन यूज करेंगे। तो ऊपर के ये जो ऑप्शन है ये डायमेंशन है आपकी, ये आपकी पैकिंग और आपकी वेट और आपकी शिपिंग जो होगा, शिपिंग वेट होगा आपका, उसको ये आपको बताते हैं कि इस आइटम का जो शिपिंग वेट होगा वो अराउंड इसके निकलेगा बेस्ड ऑन इट्स डायमेंशन। सेलिंग प्राइस अब आपको निकाल के उसने दे दी, प्राइस जिस प्राइस पे ये आइटम बिक रही है वो प्राइस आपके सामने आ जाएगी। 14.97 आपके सामने ये प्राइस आ रही है, इसमें ये बिक रही है। उसके बाद वो आपसे पूछता है कि एस्टिमेटेड टाइम इसका जो होगा स्टोरेज में वो कितना होगा, अमेजोन के जो वेयर हाउस में इसकी स्टोरेज होगी आपके ख्याल में कितनी देर ये स्टोरेज में रहेगी। ये एक मत मेंशन करेंगे आप, क्योंकि आप एज्यूम ये करते हैं, क्योंकि जब हम लोग इतनी कैलकुलेशन करके जाते हैं तो हम लोग यही एज्यूम करते हैं, यही एक्सपेक्ट करते हैं इन्वेंट्री हमारी विद इन अ मंथ यूज हो जाएगी और वो सेल हो जाएगी। उसके बाद आपके पास यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में आपकी लेबर, पैकिंग और सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग की, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड जो कॉस्ट है वो आपके सामने आती है। अब इसके वो माउस लेके जाएं तो ये आपको बताता है कि यूनिट कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग लेबर, मटेरियल्स, ओवरहेड, ये सारे के सारे जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर आते हैं, जो कि आप मैन्युफैक्चरर को पे करते हैं। तो ये इसके पास एक फॉर्मूला है, उसने इसको तय कर दिया कि अगर 14.97 इसकी प्राइस होगी तो इसको अराउंड अबाउट ये इतने की मिलेगी, तो फिर आपको एक ये आपकी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट बनेगी। अच्छा, ये आपको एक तरह से असेसमेंट भी दे देता है क्योंकि अगर ये आपको यहाँ पे ना टारगेट मैन्युफैक्चरिंग प्राइस भी आपके सामने आ जाती है। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट 14.97 के अराउंड आप इसको बेचें तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये प्रोडक्ट अपने मैन्युफैक्चरर से कोई 2.99 के करीब मिलेगी,
तभी जाके आप इसको इस प्राइस पे बेच सकेंगे और प्रॉफिट कमा सकेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि इसमें प्रॉफिट कैसे आएगा हमारे सामने। तो सेलिंग प्राइस आपके सामने आ गई, एस्टिमेटेड टाइम इन स्टोरेज 1 मंथ आ गया, यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसकी 2.99 आ गई, उसके बाद एस्टिमेटेड फ्रेट कॉस्ट आ गई आपकी। अब फ्रेट आपको दो तरह से चार्ज किया जाता है। जब आपका कंटेनर होता है तो कंटेनर में आपको स्पेस के हिसाब से चार्ज करते हैं, उसमें आपका क्यूबिक मीटर हो सकता है, क्यूबिक फीट के हिसाब से हो सकता है। अगर आप बाय एयर की शिपमेंट होंगी आपकी तो वहां पे पर केजी या पर पाउंड आपको चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसने फॉर्मूला आपको निकाल के दिया उसमें उसने ये एज्यूम किया कि बाय सी शिपमेंट है और पर क्यूबिक मीटर आपको $200 कॉस्ट आती है। फर्ज करें कि आपको $200 पर क्यूबिक मीटर अगर कॉस्ट आती है आपकी, तो अगर ये सारे के सारे आपके सामने जो इसने ऊपर आपके सामने वैल्यूज निकाली हैं, अगर सारी की सारी वैल्यूज यही हों, ठीक है, तो अब नीचे हमें पता चलेगा कि अगर सारी की सारी वैल्यूज यही हों तो फिर प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी और फी वगैरह क्या होती है वो हम अब नीचे देखते हैं कि नीचे हमें वो कैसे उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो अगर ये सारे का सारा ऊपर वाला वैसा ही हो, मतलब $200 ही शिपिंग कॉस्ट हो, 2.99 ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो, एक मंथ ही इन्वेंट्री में रखा रहे, उसके बाद इसको इसकी सेलिंग प्राइस भी यही हो, तो इसमें इस सूरत में फिर इसका जो यूनिट फ्रेट कॉस्ट निकलेगी वो 0.12 निकलेगी। पर आइटम की जो शिपिंग कॉस्ट निकल रही है वो 0.12 निकल रही है। स्टोरेज फी यहाँ पे आपको वो कह रहा है कि स्टोरेज फी आपको 0.02/0.05 चार्ज होगी। अच्छा, अब यहाँ पे इसको भी आप देख लीजिएगा कि इसके दो पार्ट्स हैं, एक 0.02 और एक 0.05। ये दो पार्ट्स आपको, इसको आप यहाँ पे इसके सामने देखें तो ये आपको दो तरह से बता रहा है कि जनवरी से सितंबर तक एक फीस होगी और अक्टूबर से दिसंबर तक एक फीस होगी। अक्टूबर से दिसंबर की आप फीस देखें तो वो आपको इंक्रीज नजर आ रही है। और आपको इंक्रीज क्यों नजर आ रही है? क्योंकि ये जो अक्टूबर से दिसंबर तक का टाइम है, दिस इज कॉल्ड Q4। ठीक है जी। Q4, Q से मुराद है क्वाड्रेंट और 4 से मुराद है इसका जो पार्ट है फोर्थ। चार हिस्सों में इसको डिवाइड करते हैं मंथ सॉरी ईयर को। तो पहला 3 हिस्से जनवरी फरवरी मार्च आपका Q1 हो गया, और अप्रैल मई जून आपका Q2 हो गया। उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर आपका Q3 हो गया, और अक्टूबर नवंबर और दिसंबर ये आपका Q4 हो गया। तो Q4 क्योंकि सीजनल सेलिंग होती है, इसमें साइबर मंडे है आपका, इसमें आपका क्रिसमस भी आता है, न्यू ईयर वगैरह भी इसी में आते हैं। तो ड्यूरिंग Q4 जो आपकी स्टोरेज फीस होती है वो थोड़ी इंक्रीज होती है बनिस्बत अदर पूरे होल ईयर के अगेंस्ट। तो ये आपके पास स्टोरेज फी का एस्टिमेट आ गया, अगर ऊपर वाले सारे के सारे वेरिएबल वैसे ही हों जैसे आपके सामने मेंशन्ड है। स्टोरेज फी के बाद नीचे आपके पास यहाँ पे वो FBA फी आपको बता रहा है। मोस्ट गुड्स की वो जो FBA फीस उसने जो कैलकुलेट की फार्मूला के अगेंस्ट वो 3.48 उसने बताई है आपको। रेफरल फी 15% के हिसाब से 2.25 आपके कॉस्ट अगर इसकी हो, इसकी निकाली है उसने। तो अगर ये सारे के सारे फिगर्स ऐसे ही हों तो इस सूरत में जो इसका नेट आ रहा है वो इसको यहाँ पे अगर आप देखें तो जनवरी से सितंबर इसको 6.11 अर्न हो रहे हैं पर आइटम प्रॉफिट आ रहा है, और यहाँ पे 6.08 पर आइटम अक्टूबर से दिसंबर में आ रहा है। जो इसका मार्जिन बन रहा है, जो मार्जिन इसका बन रहा है वो 40% मार्जिन बन रहा है। अगर इसी सारी कैलकुलेशन के मुताबिक प्रोडक्ट हो तो फिर इसका जो मार्जिन होगा वो अब बनेगा 40.81। Q4 में यही जो हो जाएगा मार्जिन, ये थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा और 40.61 हो जाएगा। और जो ROI होगा इसका, ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितने पैसे आपने लगाए होंगे उसके अगेंस्ट जो आपको रिवर्स बैक हो रहे होंगे, जितनी आपको अर्निंग हो रही होगी वो आपकी यहाँ पे शो हो रही है आपकी। तो इस प्रोडक्ट में काम करने का जो ROI है आपका 195% पूरे बाकी सारे ईयर में, और Q4 में इसका जो ROI होगा वो 192.41 होगा अगर ये सारी की सारी कैलकुलेशन रहें।
अब इसमें आप चाहें तो आप यहाँ पे अदर कॉस्ट को भी इंक्लूड कर सकते हैं। फर्ज करें कि आप, ये तो आपकी सारी की सारी, आप क्योंकि एक आइटम को जब आप बनवाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो आएगी उसकी, ठीक है, स्टोरेज फी भी आएगी उसकी, रेफरल फी भी आएगी, लेकिन आपको मार्केटिंग भी तो करनी है। तो आप यहाँ से परसेंटेज में फर्ज करें, आप कहते हैं कि मैं 10% मार्केटिंग के ऊपर लगवाऊंगा, तो अगर 10% आप मार्केटिंग के ऊपर लगाएं तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका जो मार्जिन आएगा वो 34% आएगा। तो आपका फिर आप एक थ्रेशोल्ड भी सेट कर सकते हैं कि आपको इसमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसको थ्रेशोल्ड भी सेट कर सकते हैं, यहाँ से आप टारगेट भी सेट कर सकते हैं कि अगर आप देखते हैं कि यार नहीं, मुझे मार्जिन तो बहुत कम आ रहा है, तो मैं तो इतना कम मार्जिन पे काम नहीं करना चाहता, तो फिर आपको क्या ये सोचना पड़ेगा कि आप, अच्छा फिर मैं इसकी प्राइस जो है ना, मैं इसको ऐसा करता हूँ कि मैं इसको 15.97 पे सेल करता हूँ। तो ये जितने बॉक्सेस आपके सामने आ रहे हैं जिनमें आप लिख सकते हैं, ये सारे आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। आप आप ये कैलकुलेशन देख के आपने ये सोच लिया कि बेहतर ये है कि मैं इसको 14.97 पे ना सेल करूं, मैं इसको 15.97 पे सेल करूं। तो लेकिन आप कहते हैं अभी भी आप मुतमिन नहीं है, जितना आपको एक्सपेक्टेड आरओआई था उतना इसमें नहीं आ रहा, उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा, तो आप क्या कहते हैं, आप कि अच्छा फिर ऐसा है कि मुझे फिर ना ऐसा करना है कि मुझे ये जो आइटम है ना वो 1.99 से ऊपर मैं नहीं परचेज करूंगा। मैं जो भी मैन्युफैक्चरर ढूंढूंगा उससे मैं कहूंगा कि मेरी टारगेट प्राइस जो है वो 1.99 है। तो आप यहाँ पे ये डिसीजन ले सकते हैं इसको, ठीक है, ये टारगेट पर प्राइस अगर इतनी आ गई तो इतना आपको आरओआई होगा। इसी तरह आप फ्रेट के ऊपर भी डिसाइड कर सकते हैं। ये तो फ्रेट आपके सामने कैलकुलेटेड आ गया 200, तो आप किसी तरह अपने टर्म्स को या किसी भी तरह से आप इसको डिक्रीज करवा के 185 पे ले आते हैं, तो आपका इस हिसाब से आपका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सारे के सारे आपके पास लिमिट्स आ रही हैं कि भाई इसको सेल इतने पे करना पड़ेगा, इसको इतने में कम से कम बनवाना पड़ेगा, इससे ज़्यादा इसकी शिपिंग नहीं होनी चाहिए, और 10% तक मार्केटिंग पे खर्च करूंगा तो भी जाकर मैं प्रॉफिटेबल होऊंगा। यहाँ पे आप शिपिंग को भी कट कर सकते हैं। आप ये टारगेट रख सकते हैं कि अच्छा फिर मुझे ये जो आइटम है ना, ये मुझे इस डायमेंशन के अंदर चाहिए। मैं जब मैन्युफैक्चरर से बात करूं तो मैं उससे कहूं कि मुझे जो आप आइटम दो वो इस डायमेंशन से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो जहाँ पे डायमेंशन के डिसीजन भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर जो है वो आप इसको यूज करके जो आपके डिसीजन है, ये प्रोडक्ट का जो फाइनलाइजेशन आप कर लेंगे, और फाइनलाइजेशन के बाद फिर आपने ये देखना होगा कि आया आपको इस प्रोडक्ट में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए आपका जो नेक्स्ट चेक होगा वो ये होगा कि आया ये प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है भी कि नहीं। तो उसमें फिर आप इस टूल को यूज करके उसकी प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर सकते हैं।